अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा, मेरा आवाज भी क्या मतलब कट कट के आ रहा है या फिर नॉर्मली आ रहा है? हाँ ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है आवाज, अच्छा ठीक है, बट यहाँ पर स्लो दिख रहा है। ठीक है, तब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अच्छा हम लोग यहाँ पर फैसिलिटी लेआउट जो है इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने नियरनेस टू द मार्केट तक करवाया था। इसके बाद का पॉइंट लिख लेंगे, नियरनेस टू द मार्केट। यहाँ तक हम लोगों ने थ्योरी का पॉइंट लिखा था। अच्छा, ये हम लोग पढ़ रहे थे फैसिलिटी लोकेशन, ठीक है, कहाँ पर हमें लोकेशन लेना चाहिए बिजनेस का, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा देखो, एक सेकेंड, अब होगा अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। पावर का अवेलेबिलिटी होना जरूरी क्यों है? पावर का अवेलेबिलिटी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो प्लांट लगेगा, बड़ा बड़ा जो प्लांट लगता है, उसको चलाने का मेजर सोर्स जो है वो तो पावर ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत एक एसेंशियल, मतलब एसेंशियल क्या बोले, एसेंशियल चीज हो जाता है इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अब पावर के लिए जैसे कोल यूज हो सकता है, किसी मतलब फैक्ट्री का नीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कोल से चल रहा है तो कोल, ठीक है, कोयला जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ऑयल हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है, ये सब सोर्सेज ऑफ पावर होता है। तो हम लोगों को पावर ऑब्वियसली चाहिए, इसके बिना हम लोग तो अपना इंडस्ट्री चला नहीं सकते हैं। जैसे आयरन, स्टील इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री के लिए, ये सब इंडस्ट्री अगर हमें बनाना है, ठीक है, उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, जो पावर हमारा नीड होगा वो पावर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो फैक्ट्री का लोकेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जहां पर हम लोगों का, मान लो अगर कोयला का जरूरत है, कोयला से हम लोग का जो पावर का नीड है वो फुलफिल होता है, तो फैक्ट्री का अवेलेबिलिटी जो है, मतलब जो कोल जहां पर मिलेगा, जहां पर कोयला का खदान होगा, उसके आसपास हम लोग को फैक्ट्री लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जमशेदपुर में है स्टील का फैक्ट्री, ठीक है, क्योंकि वहां पर पावर अवेलेबिलिटी स्टील फैक्ट्री चलाने के लिए जिसका जरूरत है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि पावर, थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो चल रहा है किसी वजह से, इसीलिए लिखाई जो है आगे पीछे आ रहा है। पावर एसेंशियल, पावर इज एसेंशियल टू मूव व्हील्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर जो है वो बहुत ही मेजर एलिमेंट है। कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब पावर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। नेचुरल गैस आर द सोर्सेस ऑफ पावर। जहां पर मान लो पावर के लिए कोल का जरूरत है, ठीक है, पावर के लिए कोल का यूज होगा, जैसे कि वेयर कोल इज द सोर्स ऑफ पावर, as in the case of iron एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसे कि स्टील या आयरन फैक्ट्री के लिए हमें कोल का जरूरत होता है एज ए सोर्स ऑफ पावर। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, द फैक्ट्री, अगर हम लोग ऐसा कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो द फैक्ट्री हैज टू बी लोकेटेड नियर द कोल फील्ड्स। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल अगर ले,
तो the iron and steel industry in India, the iron and steel industry in India, इन जमशेदपुर इन इंडिया, ठीक है, जमशेदपुर में आयरन स्टील का फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम लोग याद रख सकते हैं, तो ये पॉइंट को हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ पावर क्यों नेसेसरी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को लिखना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। जब हम लोग लोकेशन स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो वही देख रहे हैं ना, फैसिलिटी ऑफ लोकेशन, जब लोकेशन स्टडी कर रहे हैं तो कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमें क्या मिलेगा, कि हम लोग अपना रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करवाए या फिनिश गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाए, किसी भी रीजन से हम लोग को ट्रांसपोर्ट का जरूरत क्यों ना हो, तो हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या मिलेगा, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये वाला पॉइंट भी थोड़ा ट्रांसपोर्ट से ही मिलता जुलता था, नियरनेस टू द मार्केट। मार्केट के पास होगा तो हम लोग प्रोडक्ट इजीली बेच पाएंगे। अब मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी तो हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी चाहिए। वो फिनिश गुड्स पे भी एप्लीकेबल होगा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, और जो रॉ मटेरियल है उस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो लिखेंगे इसमें वाइल मेकिंग ए स्टडी of location, an entrepreneur considers the question of availability of transport facilities. Transport facilities are, गुड मॉर्निंग प्रिया। अच्छा देखो, while making a study of location, an entrepreneur considers the question of availability of transport facilities. अच्छा, transport facilities are essential for bringing raw material and men to the factory। हम लोग चाहे तो जो भी वर्कर्स हैं उनको भी फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर नहीं होगा तो वर्कर जहां पर काम करना पड़ेगा उन्हें, वहां तक कैसे इजीली पहुंचेंगे। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऐसा होना चाहिए जहां पर वर्कर भी आराम से पहुंच पाए। एंड फॉर कैरिंग द फिनिश गुड्स, एंड फॉर कैरिंग द फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम, फिनिश गुड्स को कहाँ ले जाना है, जैसे रॉ मटेरियल और वर्कर को अपने लोकेशन तक पहुंचाना पड़ेगा, मतलब हम लोगों को क्रेडिटर से रॉ मटेरियल लोकेशन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, वर्कर को फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, उसी तरह से फिनिश गुड्स को हमें मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। कैरिंग द फिनिश गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू द मार्केट।
a place which is well connected by rail, road and water transport. And water transport is ideal product from is ideal for plant location is ideal for plant location. ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, देखो रेल, रोड, वाटर ट्रांसपोर्टेशन ये सब चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग का ये सब नहीं होगा, जैसे मान लो कहीं अगर ईंट का कारखाना है, ठीक है, ईंट कारखाने में क्या होता है, ईंट को जब पकाते हैं, मतलब उसको जब आग में जलाया जाता है तो वहां पर कोल का यूज होता है। अब मान लो कोल मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ईंट कारखाना होता है तो वहां पर बहुत सारे कोल का रिक्वायरमेंट होता है, तो कोयला मंगवाने के लिए मान लो ट्रेन में कोयला लाना पड़ रहा है, तो अगर रेल कनेक्शन नहीं होगा तो कोयला आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर कोयला नहीं आएगा तो फिर ईंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो कारखाना है ईंट का कारखाना, तो इसमें देखो पानी भी चाहिए, जब ईंट बनेगा तो वहां पर पानी चाहिए होता है, क्योंकि मट्टी पे पानी, मतलब पानी और मट्टी को मिक्सड अप करके उसका एक सफिशिएंट कंसिस्टेंसी बना के फिर उसको स्ट्रक्चर में डाल के फिर उसको ईटा बनाया जाता है, ईटा का शेप दिया जाता है, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है, सुखाने के बाद फिर उसको ले जाके जो भट्टी होता है उसमें सजाया जाता है, फिर वहां पर जो है कि कोयला वगैरह पूरा एक स्ट्रक्चर जैसा रहता है वहां पर दे के और उस ईटा को उस आग में जलाया जाता है, तपाया जाता है, तब जाके वो ईटा उस तरह से बनता है। तो पानी का, रेल का, रोड का, ये सारा कनेक्शन देखो ईंट कारखाने में जरूरत है, ऐसे बहुत सारे कारखाने में ऐसा जरूरत होगा। तो ये सब, क्योंकि देखो रेल का ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सबसे सस्ता होता है। ठीक है, तो और रोड, अगर कहीं पर रेल नहीं है तो कम से कम रोड तो हो, नहीं तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होगा जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब भी जल्दी होता है, रेल हो गया, रोड से बाई रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, तो हम लोग ट्रक से या कुछ और तरह से भी हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं। और वाटर का भी जरूरत होता है, क्योंकि पानी के बिना तो फिर कोई भी इंडस्ट्री चलना मुश्किल है। ठीक है, तो या ये बोल रहा है कि आइडियल प्लांट लोकेशन के लिए ये सब जरूरत होता है। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे, इट मे बी सेड दैट इंडस्ट्री फॉलोज, इट मे बी सेड दैट इंडस्ट्री फॉलोज ट्रांसपोर्टेशन इसलिए बोला जाता है कि इंडस्ट्री जो बनाते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन जरूर फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, इन अदर वर्ड्स, प्लेसेस with well developed means transport attract industry। जहां पर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगा वहां पर ही कोई अपना कारखाना लगाएगा, वहां पर ही इंडस्ट्री आएगा, तो वहां का इकोनॉमी डेवलप होगा। ऑब्वियसली हाँ, थोड़ा बहुत देखो, अगर इन्वायरमेंट की तरफ से देखा जाए तो इंडस्ट्री वगैरह लगाने से उस जगह का इन्वायरमेंट कितना भी कुछ कोशिश क्यों ना हम लोग कर ले, नेचुरल तो रहता नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम तो होता ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री वहीं पर अपने आप को अट्रैक्ट करेगा जहां पर उसका सारा फैसिलिटीज उसे मिलेगा, अदरवाइज इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे वो अपना रिटर्न जनरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स प्लेसेस विथ वेल डेवलप्ड मींस ट्रांसपोर्ट अट्रैक्ट इंडस्ट्री। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, इन एक्सट्रीम केसेस ट्रांसपोर्ट में फॉलो इंडस्ट्रीज।
मतलब नॉर्मली अच्छे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जगह पे इंडस्ट्री बनता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट को अच्छा बनाया गया है ताकि इंडस्ट्री अट्रैक्ट हो, ठीक है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, इफ ए पब्लिक सेक्टर unit is started in a remote place, the government will naturally provide transport facilities to create to the requirement of the unit. But generally speaking, a place with transport facility is perfect for locating a plant. ठीक है। तो देखो ये लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन बोल रहा है कि नॉर्मली क्या होता है, अच्छा जगह है तो वहां पर जाके इंडस्ट्री लग जाता है अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा है। लेकिन एक्सट्रीम केसेस ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट में फॉलोज इंडस्ट्री, मतलब जहां पर इंडस्ट्री लग रहा है वहां ट्रांसपोर्ट बन रहा है। नॉर्मली ये पब्लिक सेक्टर के केस में होता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर ओ आर होगा, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, ट्रांसपोर्ट में फॉर इंस्टेंस इफ ए पब्लिक सेक्टर यूनिट इज स्टार्टेड इन ए रिमोट प्लेस, ठीक है। रिमोट प्लेसेस में अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट कुछ बन रहा है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के तरफ से अगर कुछ बन रहा है तो गवर्नमेंट वहां पर क्या करेगी, अपने आप ही क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वगैरह लगवा देगी। अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि हम कोई रिमोट एरिया में कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जहां पर ये सब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट अपने आप वहां पर ये सारा फैसिलिटीज को जो है एड ऑन करेगी, अरेंज करेगी, ठीक है, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट है वहां पर जो यूनिट बन रहा है उसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। बट जनरली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है, वो खर्चा करके अपना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बना रही है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए जनरली अगर देखा जाए तो जो अच्छे ट्रांसपोर्ट वाला लोकेशंस है वहां पर ही प्लांट वगैरह लगाया जाता है, ठीक है। वो एक्सट्रीम केसेस है, ये एक्सट्रीम केसेस में होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है suitability of climate। क्लाइमेट कहाँ का कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करके हमें अपना प्लांट लगाना चाहिए। अगर किसी को जूट का बिजनेस करना है तो उसके लिए कोलकाता का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोलकाता में तो पहले कितना सारा जूट मिल था, क्यों था, क्योंकि जूट का यहाँ पर जो है फैसिलिटीज बहुत अच्छा है कि जूट प्रोडक्शन करने से लेके उसको मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स बनाने तक का सारा मतलब अच्छा खासा क्लाइमेट यहाँ पर ही मिलता है, ठीक है। और जो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री होता है, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री का जो भी क्लाइमेट चाहिए, जैसे कि ह्यूमिड वेदर चाहिए होता है, ठीक है, तो उन लोगों का मतलब मुंबई वगैरह में इसीलिए कॉटन का काम जो है, कॉटन इंडस्ट्री जो है ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि जैसे मान लो गेहूं वगैरह का हरियाणा पंजाब ये सब जगह पे ज्यादा होता है, तो वो क्लाइमेट अलग अलग और भी बहुत सारा चीजें। लेकिन अगर क्लाइमेट के ऊपर बोले तो जैसे फूड प्रोडक्शन भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करके ही होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में, बिहार में आलू वगैरह का प्रोडक्शन ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर उसका क्लाइमेट जो है ठीक रहता है। जैसे राजस्थान में जो है बाजरा ये सब अच्छा होता है क्योंकि ये वहां पर ही ज्यादा अच्छा बन सकता
सकता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट भी बहुत मायने रखता है। अगर हम लोग इस तरह का कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है, जूट बेस्ड इंडस्ट्री है, कुछ फूड बेस्ड इंडस्ट्री है, या फिर बेसिकली एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर जो है वो तो फिर पूरा पूरी ही क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा बाकी ये सब हमेशा फूड का ही आइटम क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला जूट इंडस्ट्री हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, तो ये सब भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्लाइमेट जो है ये भी बहुत एक एसेंशियल एलिमेंट हो जाएगा जब हम लोग अपना फैसिलिटी लोकेशन चूज करेंगे। तो लिखो इसमें, द क्लाइमेट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन द लोकेशन ऑफ प्लांट ड्यू टू टू रीजंस, दो रीजंस है। फर्स्ट, फर्स्ट देयर आर सर्टेन industry which because of the nature of their particular climate condition. For example, humid climate for cotton textile, क्योंकि ये सब इंडस्ट्री तभी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाएगा। ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट, जूट के लिए भी ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। सच इंडस्ट्री have to be located have to be located in the places in places where humid climate humid climatic condition, ऐसे लिखते हैं, humid climatic conditions are available। तो क्लाइमेट बेस्ड अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें क्लाइमेट को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा क्या रॉ मतलब हम लोग क्या प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्लाइमेट कितना इफेक्टेड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि दिस एक्सप्लेन्स, एक लाइन और लिखेंगे, दिस एक्सप्लेन्स वाई द कॉटन टेक्सटाइल इज concentrated in Mumbai and jute textile in Kolkata। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी।
देखो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ले रहा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि कहाँ पर किसी किसी जगह पे बिजनेस करने का इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, किसी किसी जगह पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है, कोई कोई स्टेट में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से हमें जाना पड़ता है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए। लेकिन कहीं कहीं जो है बिजनेसमैन के लिए बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, कहीं रहता है कि बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन रहता है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बिजनेस वालों के लिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी कहाँ पर कैसा लिया गया है पूरे इंडिया में भी उससे मायने रखता है कि कैसे लिया गया है, और पर्टिकुलर जिस स्टेट में हम लोग बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या न्यूली बिल्ड करना चाहते हैं तो वहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है वो भी बहुत मतलब यहाँ पर एक एसेंशियल एलिमेंट हो जाएगा कि हम लोग अपना प्लांट को कहाँ लगाए, ठीक है, वेस्ट बंगाल में लगाना चाहिए या फिर कहीं और लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि बाकी सारा चीज क्लाइमेट वगैरह हमें मिल रहा है, नियरेस्ट मार्केट सभी मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है उस पर्टिकुलर जगह के लिए। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी हमें ठीक ठाक नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने आप को फ्रीली जो है डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी ध्यान में रखना पड़ेगा, पॉलिसी तो होगा लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी ठीक नहीं है और ज्यादा टफनेस भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या लिखना है, द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑन प्लांट लोकेशंस is apparent in every country, particularly in planned economy like ours, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो भी प्लान इकोनॉमी है, ठीक है, जैसे कि इंडिया, ठीक है, इस तरह के जगह पे जो है गवर्नमेंट का पॉलिसी काफी इफेक्ट करता है इंडस्ट्री को जब हम लोग कहीं पर भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, many backward regions in India have been selected for the location of new industry। देखो कहीं पर भी अगर इंडस्ट्री वगैरह लगता है तो लोगों को क्या होता है, काम मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा प्लांट या फैक्ट्री लगेगा तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स का जरूरत होगा। तो जो भी पिछड़ा हुआ जगह है, बैकवर्ड रीजन है, क्या होता है उसे प्रेफर किया जाता है कि वहां पर फैक्ट्री लगाया जाए। अगर सारा फैसिलिटीज वगैरह मिल रहा है तो क्या होगा कि हर जगह का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि नॉर्मली जो शहर होता है वहां पर बहुत सारा फैसिलिटीज मिल जाता है, एक्सेप्ट मतलब लोकेशन मतलब जगह वगैरह का थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाकी ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, कुछ भी अगर देखें तो शहर में बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। और गांव या फिर जो भी बैकवर्ड रीजन है वहां पर क्या होता है, नॉर्मली लोग इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बैकवर्ड रीजन जो है इंडिया में, ठीक है, वो सब जगह को एज ए लोकेशन सिलेक्ट किया जाता है न्यू इंडस्ट्री लगाने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, एक बैलेंस रहेगा, डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, शहर में नहीं होना चाहिए, गांव मतलब एक ही जगह एक ही रीजन में डेवलपमेंट हो दूसरे रीजन में ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कोलकाता का डेवलपमेंट जैसा है, ठीक है, कोलकाता के पास ही है, ठीक है, केशटपुर वगैरह, तो वहां पर डेवलपमेंट और वहां का डेवलपमेंट में हमें फर्क दिखेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हर जगह पे जो है डेवलपमेंट मतलब इक्वल हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है, बैकवर्ड रीजन में भी बोला जा रहा है कि वहां पर भी इंडस्ट्री वगैरह लगाया जाए तो लोगों को काम वगैरह मिलेगा, तो वहां पर भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, तो वही बोल रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे विच वुड जनरेट द, कॉमा देके, विच वुड generate the regions
economy and on a large canvas the national economy. इसका मतलब क्या हुआ देखो, इससे क्या होगा, इससे रीजनल इकोनॉमी तो बढ़ेगा ही, और अगर अगर लार्जली हम लोग देखें तो नेशनल इकोनॉमी बढ़ेगा, क्योंकि एक एक रीजन को जोड़ते हुए ही तो क्या होता है, बहुत सारा रीजन को जोड़ेंगे तो एक मतलब एक स्टेट बन जाएगा, स्टेट का अलग अलग रीजन जोड़ेंगे तो एक स्टेट बन जाएगा, बहुत सारा स्टेट जोड़ेंगे तो एक देश बन जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि नेशनल इकोनॉमी भी हमारा स्ट्रांग होगा। अगर सिर्फ एक ही जगह पे डेवलपमेंट होगा तो जो डेवलपमेंट है वो अनइवन होता है, इससे किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे देखो कॉमर्स का जो एडुकेशन है वो सिर्फ अगर देखा जाए, मुझे नहीं पता कि तुम लोग को पता है कि नहीं, ये शहर में ही है। स्पेशली अगर हम बाकी स्टेट का मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हम अगर वेस्ट बंगाल का बात करें तो वेस्ट बंगाल में अगर कोलकाता को एक साइड रखें तो बाकी अगर कोई भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट देखें तो इतना ज्यादा कॉमर्स का जो मतलब मांग है वो कहीं पर नहीं है। हम लोग के वहां पर तो कॉमर्स का कोई डिमांड ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आर्ट्स पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ अगर मतलब आर्ट्स नॉर्मली मैक्सिमम लोग आर्ट्स पढ़ते हैं, और जिनका थोड़ा सा अच्छा नंबर आता है तो वो साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। कॉमर्स का तो कोई मतलब इसका कोई ये ही नहीं है, मतलब कुछ पता ही नहीं है लोगों को कि क्या होगा पढ़ के, क्या मतलब ये है, क्योंकि वहां पर ये क्या है, एक अनइवन चल रहा है। जहां पर कोलकाता में ज्यादा कॉमर्स का डिमांड है, लोग साइंस या आर्ट्स बहुत ही कम लेते हैं, ठीक है। तो ये एक अनइवन सिचुएशन चल रहा है। तो ये सिचुएशन जैसे मैंने एक एडुकेशन पे एग्जांपल दिया उसी तरह से बोल रहे थे, अनइवन सिचुएशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर किसी को कॉमर्स पढ़ना है तो कोलकाता ही आना पड़ेगा, या फिर किसी को हायर स्टडी करना है तो कोलकाता आना पड़ेगा, सारा प्रेशर जो है कोलकाता के ऊपर है। अगर यही डेवलपमेंट हर जगह पे होता कि लोग अपने गांव पे या जहां पर भी रह के पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, तो इसमें कोलकाता का भी प्रेशर कम होता, लोगों को भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता, क्योंकि एक अलग जगह पे आके पढ़ाई करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से तो अगर सिर्फ इंडस्ट्री जो है फैसिलिटी वाले जगह पे ही होता जाए, बैकवर्ड जगह पे ना हो, तो उनका तो कोई डेवलपमेंट होगा नहीं। तो बैकवर्ड जगह पे भी इंडस्ट्री वगैरह ओपन करने से क्या होगा, धीरे धीरे वहां का डेवलपमेंट भी रहेगा, तो एक बैलेंस बना हुआ रहेगा। और फिर हम लोग का जो रीजन वाइज ही डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर रीजन वाइज डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाए अलग अलग जगह पे, तो नेशनल इकोनॉमी भी हम लोग का स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन influencing plant location in number of ways. Some of these are licensing policy, freight rate policy. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लोकेशन इन नंबर ऑफ वेज, मतलब प्लांट लोकेशन कहाँ पर जाएगा उस पर गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें दो हो गया, एक लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब मुझे कोई इंडस्ट्री ओपन करना है तो ऑब्वियसली मुझे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन वो लाइसेंस का मिलना कितना मतलब इजीली है या फिर कितने बिना रेस्ट्रिक्शन के मिल सकता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। अगर बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज है, बहुत ज्यादा पेचीदा है, तो फिर लोग बोलेंगे नहीं मुझे इस जगह पे ओपन ही नहीं करना, हम कहीं और करेंगे जहां पर मुझे इजीली मिल जाएगा। अगर स्टार्ट करने के पहले इतना सारा प्रॉब्लम है तो उसके बाद क्या होगा, तो इसीलिए लाइसेंसिंग पॉलिसी, फ्रेट रेट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन रेट क्या है, ठीक है, तो मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा वगैरह कितना ज्यादा हो जाएगा, तो ये सबको ध्यान में रखते हैं, जिसमें से ये दो पॉलिसी यहाँ पर मैंने बताया कि लाइसेंसिंग पॉलिसी इफेक्ट करेगा हमारे प्लांट लोकेशन को, फ्रेट रेट पॉलिसी जो है ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट को इफेक्ट करेगा कि उसको प्लांट लोकेशन कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए। एस्टेब्लिशिंग, इसी के साथ, ए यूनिट इन द पब्लिक सेक्टर in a remote area in a remote
area and developing it to attract other industries. अच्छा, ये भी एक पॉलिसी है, ठीक है, ये भी एक पॉलिसी है, ये थर्ड नंबर लिख दो, ये फोर्थ नंबर। और एक इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज। ठीक है, तो क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लोकेशन इन नंबर ऑफ वेज। सम ऑफ दिस, लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या रखा है गवर्नमेंट ने, फ्रेट रेट पॉलिसी क्या रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अच्छा, क्या कोई गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगा अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर जगह पे अपना प्लांट लगाते हैं, क्या कोई गवर्नमेंट सब्सिडीज मिलेगा, तो ये भी देखते हैं लोग, ठीक है। क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मतलब बैंक वगैरह लोन वोन देने के लिए कुछ मतलब फ्लेक्सिबल सिचुएशन है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है कि कोई माइक्रो फाइनेंस कुछ भी, ठीक है, ताकि हम लोग जरूरत पे अपना कैपिटल जो है वो रेज कर पाए, ठीक है। इसके अलावा एस्टेब्लिशिंग ए यूनिट इन द पब्लिक सेक्टर इन ए रिमोट एरिया एंड डेवलपिंग इट टू अट्रैक्ट अनदर इंडस्ट्री। अगर गवर्नमेंट यानी कि एक पब्लिक सेक्टर, ठीक है, वो अगर कोई पिछड़े हुए जगह पे, मतलब जो रिमोट एरिया है वहां पर एक इंडस्ट्री लगाती है और उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को क्या करती है, डेवलप करती है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही एक पॉइंट पे दिखाया, तो क्या होगा, एक बार अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ जाता है तो बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहां पर फिर जा सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन सिचुएशन बन चुका है तो प्राइवेट सेक्टर भी वहां पर जाके अपना जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो अदर इंडस्ट्री को भी इस तरह से अट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। अगर लास्ट क्लास हम लोग को याद है तो हम लोग पढ़ रहे स्टेप्स इन लोकेशन सिलेक्शन, जिसमें पहले था विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, ये लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। सिलेक्शन ऑफ द रीजियन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द रीजियन जिसका इतना सारा पॉइंट अभी हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द लोकेलिटी एंड कम्युनिटी, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी। लोकेलिटी हम लोगों ने पढ़ लिया, रीजियन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी। तो यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट नंबर 3, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी। इसके अंदर फिर कुछ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्टिंग ए पर्टिकुलर locality or community in a regions is the third step, is the third step इज द थर्ड स्टेप इन प्लांट लोकेशन। ये थर्ड स्टेप है, थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर लास्ट एक रहेगा फोर्थ पॉइंट। अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट में, ये इसके सेकेंड पॉइंट के अंडर जो भी आया वो हम लोगों ने पढ़ा। सेकेंड पॉइंट हम लोग का था सिलेक्शन ऑफ रीजन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ऐसा रीजन चूज करना चाहिए जहां पर रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी हो, ऐसा रीजन चूज करना चाहिए जो कि नियरेस्ट टू मार्केट हो, जो कि जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, क्लाइमेट सूटेबल हो, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी सही रहे। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, थर्ड पॉइंट। तो सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी में ये स्टेप थर्ड स्टेप है इन प्लांट लोकेशन, द सिलेक्शन ऑफ ए locality in a particular region is influenced by the following factor।
तो क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो कि कम्युनिटी सिलेक्शन को इफेक्ट करेगा? तो पहला फैक्टर, पॉइंट ए लिख देते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। देखो, कितना भी मशीन आ जाए, कितना भी ऑटोमेशन हो जाए, लेकिन हमें लेबर का जो जरूरत है ही ना, क्योंकि मशीन चलाने के लिए भी एटलीस्ट लेबर का जरूरत होगा। हो सकता है कि अगर मशीन ऑटोमेशन ज्यादा होगा तो कम लेबर का जरूरत हो, फिर भी लेबर का तो जरूरत होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा पूरी लेबर का जरूरत को खत्म नहीं कर सकते कि मशीन लग गया तो हमें ह्यूमन रिसोर्स का जरूरत नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो हमें जितना जरूरत है उतना अगर लेबर सप्लाई नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो हमें लेबर चाहिए जो कि मतलब अपने काम में स्किल्ड हो, ठीक है। स्किल्ड का मतलब हमेशा पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, अपने काम में स्किल्ड हो, जिसको जो काम आता है वो अपने काम में स्किल्ड हो, कल हमें सही रेट में जो है लेबर मिल जाए। अगर ऐसा होगा तो हमारे लोकेशन के लिए ठीक रहेगा, मतलब लोकेशन हम लोग फैसिलिटी लोकेशन के लिए ठीक रहेगा कि हमें इस ऐसे जगह पे अपना जो है इंडस्ट्री लगाना चाहिए जहां पर हमारा लेबर जैसा रिक्वायरमेंट हमें वैसा अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, डिस्पाइट ऑफ mechanism or despite of machinization and automation, the importance of labor in the industry in the industrial side has not been completely lost। थोड़ा कंपेंसेट हुआ है बट कंप्लीटली हम लोग मशीन डिपेंडेंट नहीं बन सकते हैं, ठीक है। लेबर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर in the production of goods, and adequacy of labor supply एट रीजनेबल वेजेस। लेबर तो बहुत ज्यादा है लेकिन अगर वेजेस भी बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेबर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, वेजेस रेट भी सही सही होना चाहिए। एट रीजनेबल, एट लिखा था क्या मैंने? एट रीजनेबल wages is very essential for the smooth and successful working of an organization। अच्छा, ये हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिविक एमिनिटीज ऑफ वर्कर। वर्किंग कंडीशन तो वर्कर के लिए अच्छा होना ही चाहिए जहां पर वर्कर जो है इजीली काम कर पाए, ठीक है। वर्किंग कंडीशन के साथ साथ वर्कर लोगों के लिए कुछ फैसिलिटीज भी रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो क्लब वगैरह, थिएटर, पार्क, जहां पर वो भी थोड़ा सा अपना जो है मतलब टाइम स्पेंड कर पाए, ठीक है, ताकि वो भी अपना कुछ मतलब अपना टाइम स्पेंड वगैरह कर पाए। इसके लिए सिविक एम्यूनिटीज जो है उसका जरूरत होता है, ठीक है। ये भी एम्प्लॉय लोगों को भी जरूरत है कि उनको भी एक काम करते करते ऐसा ना हो कि उनको बोरियत हो जाए, ठीक है। वो भी अपना काम अच्छे तरीके से कर पाए तो कुछ मतलब फन
जैसा होना चाहिए, ठीक है, कुछ अच्छा लगना चाहिए पार्क वगैरह में घूम के, तो ये सब भी फैसिलिटीज होना चाहिए ताकि लोगों को काम कर, सिर्फ ऐसा ना लगे कि काम ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए भी हमें अवेलेबिलिटी रखना चाहिए। तो बेस्ट, बेस्ट नहीं लिखो, बिसाइड्स गुड वर्किंग कंडीशन, सिर्फ अच्छा वर्किंग कंडीशन की, फैक्ट्री में बहुत अच्छा फैसिलिटीज है, वर्कर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंटीन भी है सामने, ठीक है, बाकी मेडिसिन वगैरह का भी अगर कुछ चोट वोट लग जाए, सारा फैसिलिटीज बहुत अच्छा है, लेकिन काम के अलावा भी तो कुछ होना चाहिए जिंदगी में, ठीक है। तो फिर काम के अलावा भी अगर उन्हें कभी ऐसा लगे कि हाँ कुछ हमारे लिए भी कुछ एम्यूनिटीज होना चाहिए था, तो वो उनके लिए फुलफिल करना चाहिए। अगर हम लोग वो फुलफिल कर पाते हैं तो वर्कर हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो बिसाइड्स गुड वर्किंग कंडीशंस inside the factory, जैसे कि टाटा कंपनी ये सब बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। तो inside the factories the employees require certain facilities आउटसाइड इट, इसके अलावा भी उनको और भी कुछ फैसिलिटीज का जरूरत हो सकता है, जैसे कि रिक्रिएशन फैसिलिटीज, इसको रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज भी बोल सकते हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटीज such as such as club, theaters and park must be provided for the employees. They require school for their children. तो अगर कंपनी के तरफ से ही स्कूल वगैरह हो जहां पर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक फैसिलिटी होता है। ए प्लेस which abounds all facilities in all facilities abounds in all facilities will naturally be preferred to another place which lacks them, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर तो बोला मैंने कि क्लब थिएटर ये सब अलग, मतलब जो फैसिलिटीज है ये सब चाहिए एम्प्लॉय लोगों को, ठीक है। दे रिक्वायर स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन, ए प्लेस विच अबाउंड इन ऑल फैसिलिटीज, अगर ऐसा प्लेसेस मिल जाए जहां पर ये सारा फैसिलिटीज मिल रहा है, ठीक है, विल नेचुरली बी प्रेफर्ड टू अनदर प्लेस विच लैक्स देम। तो क्या होगा, वो प्लेस को लोग ज्यादा मतलब अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, एम्प्लॉय लोगों को, वर्कर लोगों को, जहां पर ये सारा फैसिलिटी रहेगा वो प्लेस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कंपेयर टू वहां पर जहां पर ये सब चीज लैक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अच्छे लेबर, अच्छे स्किल्ड लेबर, ठीक है, हमें सही प्राइस में हम लोगों को मिल सकता है अगर हम लोग ये सारा फैसिलिटीज देंगे तो, ठीक है। तो हमारे लिए लेबर अट्रैक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर सी, इसी में, ठीक है, ये पॉइंट नंबर बी लिख देते हैं। ये था पॉइंट नंबर बी, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी का पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी, existence of complementary and competing industry, existence of
and competing industry. तो अगर हम लोग जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर उसका कम्प्लीमेंट्री या कंपीटिंग इंडस्ट्री वहां पर अवेलेबल हो, तो हमारे लिए बहुत सारा बेनिफिट होता है। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट होता है देखो। सबसे पहला होता है कि रॉ मटेरियल का सप्लाई जो है, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लायर से, अगर हम लोग का सेम इंडस्ट्री सेम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो सप्लायर क्या कर सकता है, हमें कंसेशनल रेट पे दे सकता है। सप्लायर जहां पर मान लो कि 1 किलो मटेरियल भेज रहा था, वहां पर 2 किलो भेजेगा, दोनों इंडस्ट्री को, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, सस्ते में माल देना पॉसिबल हो जाएगा। लेने वाले के लिए भी वो कंसेशनल रेट में ले सकता है। तो ये सारा फैसिलिटी मिल सकता है अगर एक कंप्लीमेंट्री यानी कि एक ही जैसा या फिर बिल्कुल एक जैसा कंपीटिंग इंडस्ट्री हो, तो बहुत सारा बेनिफिट भी मिलता है। तो देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ complementary industries is favorable to the location of industries as an industrial unit in association with other units can get the following benefit। अच्छा, क्या बेनिफिट मिल सकता है। पहले बोला है कि अगर कंप्लीमेंट्री इंडस्ट्री अगर रहता है, एग्जिस्ट करता है सेम जगह पे, ठीक है, हम लोग जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसी के जैसा कंप्लीमेंट्री इंडस्ट्री अगर एग्जिस्ट करता है, तो ये एक फेवरेबल सिचुएशन होता है। ठीक है, फेवरेबल टू द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्रियल यूनिट इन एसोसिएशन विथ अदर यूनिट कैन गेट द फॉलोइंग बेनिफिट। तो अगर बहुत सारा यूनिट एक जगह पे है, कंप्लीमेंट्री या कंपीटिंग यूनिट है वो एक दूसरे के साथ, तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। एन इंडस्ट्रियल यूनिट इन कोलाबोरेशन विथ सिमिलर यूनिट के साथ अगर कोलाबोरेशन करे, सिमिलर यूनिट्स कैन सिक्योर material on better terms देखो, एन इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन कोलाबोरेशन विद सिमिलर यूनिट, अगर सिमिलर यूनिट के साथ अगर हम लोग कोलाबोरेशन करते हैं, उनका जो रॉ मटेरियल है, हमारा रॉ मटेरियल अगर सिक्योर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन सिक्योर रॉ मटेरियल ऑन बेटर टर्म्स में हम लोग क्रेडिटर से रॉ मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है, दैट इट कैन डू इट बाय इटसेल्फ। अच्छा, नेक्स्ट इसी लाइन में, द कंसेंट्रेशन of such similar establishment helps to increase the variety of material that can be offered by supplier।
तो अगर क्रेडिटर को भी लगेगा कि हम ज्यादा मटेरियल वगैरह सप्लाई कर सकते किसी जगह पे, तो वो फिर वैरायटी ऑफ मटेरियल ऑफर करेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर एक आधा इंडस्ट्री होगा तो क्रेडिटर भी वहां पर हमें जो है कि क्रेडिटर का फैसिलिटी भी उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपीटिटिंग हो या फिर कंप्लीमेंट्री हो, ऐसा इंडस्ट्री अगर रहेगा तो हम लोगों के पास अलग अलग सप्लायर से ऑफर भी मिलेगा, हम लोग मटेरियल को भी कम प्राइस में खरीद सकते हैं। वही बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि the concentration of such similar establishment helps to increase the variety of materials that can be offered by the सप्लायर। तो सप्लायर जो है अपना ऑफर बढ़ाएगा, अगर उसे मोर देन वन इंडस्ट्री को सप्लाई करने मिलेगा तो उसका बेनिफिट भी ज्यादा होगा, तो वो ऑब्वियसली अलग अलग वो ऑफर हमें प्लेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, ये थर्ड नंबर कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर होगा सिलेक्शन ऑफ द साइट। सिलेक्शन ऑफ द साइट, the selection of an exact site in a chosen location is the fourth step in plant location। प्लांट लोकेशन में ये फोर्थ स्टेप है कि हम लोगों ने जो प्लांट लोकेशन चूज किया है उसमें कौन सा साइट हमें चूज करना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस होगा, द सिलेक्शन ऑफ द साइट इज इन्फ्लुएंस्ड by the following consideration। फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट ए दे रहे हैं, सॉइल साइज एंड टोपोग्राफी। तो जहां पर हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा वहां का मतलब जो साइट हम लोग चूज करें वहां पर सॉइल कंडीशन क्या साइज है, लोकेशन का मतलब साइट का क्या टोपोग्राफी, वो हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। तो फॉर फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग इंजीनियरिंग गुड्स, फर्टिलिटी और otherwise of soil may not be factor influencing plant लोकेशन। बोल रहा है कि फर्स्ट क्या बोला है देखो, फॉर फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग, ऐसा फैक्ट्री जो कि इंजीनियरिंग गुड्स प्रोड्यूस करता है, द फर्टिलिटी और अदरवाइज ऑफ सॉइल, सॉइल का फर्टिलिटी या फिर सॉइल का और भी कोई क्वालिटी, ये उतना मायने नहीं रखता है, ये उतना प्लांट का लोकेशन को मतलब प्लांट कहाँ पर लगाए इसमें शायद ये फैक्टर इतना इन्फ्लुएंस ना करे। मतलब अगर हम लोग इंजीनियरिंग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे सॉइल का अगर कोई लेना देना नहीं है, तो सॉइल फर्टाइल है नहीं है या फिर सॉइल का और भी कोई अगर हम लोग उसका फीचर जानना चाहते हैं तो ये उतना नेसेसरी नहीं होगा, मे नॉट बी द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लोकेशन। तो इंजीनियरिंग गुड्स के लिए प्लांट लोकेशन जब हम लोग मतलब सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए सॉइल उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होगा। बट फॉर एग्रो मतलब अगर हम लोग फार्मर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो वहां पर तो सॉइल ही मेन फैक्टर होगा कि कहाँ के सॉइल में कैसा फूड आइटम प्रोड्यूस होगा या फिर कौन सा सॉइल बेस्ड रहेगा। बट फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री
A fertile soil is necessary for ensuring a strategic plant location। तो अगर हम लोग कुछ एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सॉइल तो एक मेजर फैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो सॉइल अगर फर्टाइल है वो हमें ऑब्वियसली चेक करना चाहिए। इसके अलावा भी हम लोग क्या आइटम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्या एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा सॉइल नेसेसरी होगा, वो सारा चीज भी देखना चाहिए। फर्टाइल सॉइल इज नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग ए स्ट्रेटेजिक प्लांट लोकेशन। अच्छा, द एरिया ऑफ द लैंड शुड बी, द एरिया ऑफ द land should be such as to accommodate not only the existing manufacturing facilities but offer scope for future expansion program as well। ठीक है, तो लास्ट लाइन देखो, द एरिया ऑफ द लैंड शुड बी सच एज टू एकोमोडेट नॉट ओनली द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। हम लोग जहां पर प्लांट जो है लगाना चाहते हैं उस जगह का वो लैंड इतना ही एकोमोडेट करने का उसका फैसिलिटी हो, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसे तो एकोमोडेट कर ही पाए, बट ऑफर स्कोप फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम एज वेल। बट अगर फ्यूचर में भी हम लोग उस जगह को मतलब वहां पर और भी प्लांट वगैरह लगाना चाहते तो कम से कम एक उतना मतलब एक्सपांशन करने का, एड ऑन करने का जगह होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या फिर से हम लोग कोई लोकेशन लेंगे तो लोकेशन इस तरह से चूज करना चाहिए कि एरिया जो है वो फर्दर एक्सपांशन को ले पाए, इस तरह का एरिया भी हमें ढूंढना चाहिए, ठीक है। दैट इज द साइज एंड टोपोग्राफी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये वाला पॉइंट हम लोग का फुल्ली कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो था फैसिलिटी लोकेशन, ठीक है। लोकेशन फैसिलिटी क्या क्या पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैसिलिटी लेआउट, जिसके ऊपर हम लोग का प्रैक्टिकल भी होगा, लेकिन पहले इसका थ्योरी हमें पढ़ना पड़ेगा। फैसिलिटी लेआउट, ठीक है। फैसिलिटी लेआउट क्या होगा देखो, एक सेकेंड। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट लिख लेते हैं, प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट जो है, लेआउट मतलब कहां पर कौन सा प्लांट लगाए, प्लांट का लोकेशन वगैरह चूज कर लिया, बट कौन सा प्लांट कहां पर लगाए। मान लो ए बी सी डी, ठीक है। मतलब बहुत सारा मशीन है, बहुत सारा मशीन जब एक जगह पे रहता है उसे ही तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक प्लांट बना हुआ है, ये फैक्ट्री बना हुआ। फैक्ट्री में कोई एक मशीन नहीं लगता है, प्लांट है मतलब कोई एक मशीन नहीं लगा हुआ, बहुत सारा मशीन जो है सिक्वेंशियली लगा हुआ है। तो कौन सा प्लांट कहां पर लगाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग का आएगा कि कहाँ से कौन सा प्लांट कहाँ लगा है। जैसे मान लो ऐसा प्लांट है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब कौन से प्लांट के साथ कौन सा किसका ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होता है, कौन से मशीन के साथ कौन से मशीन का, ठीक है। तो मान लो ए के साथ बी का ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, या फिर ए के साथ एफ का ज्यादा हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब ए से ज्यादा जो है रॉ मटेरियल हो या सेमी फिनिश गुड्स हो, कुछ भी जो है यहाँ से ट्रांसफर होता है, बट एफ बहुत दूर पे है, ठीक है। तो हमारा लेआउट जो है वो सही नहीं हुआ है। लेआउट हमें क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जो हमारा कॉस्ट को भी कम करेगा, ठीक है, और वर्कर लोगों के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो यही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट का जो है लेआउट क्या होना चाहिए। लेआउट मतलब कहाँ पर कौन सा प्लांट हम लोग लगाए ताकि हमें बेनिफिट मिले। अब बेनिफिट कितने तरीके से मिलेगा वही वाला हम लोग अभी थ्योरी में कवर करेंगे। देखो, प्लांट लेआउट ऑल्सो नोन एज
layout of facility. लेआउट ऑफ फैसिलिटी बोला जाता है. नेक्स्ट लिखेंगे, इट रेफर्स टू द कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कहां पर कौन सा चीज लगाना है, कौन सा प्लांट कहाँ लगाना है. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट, वर्क सेंटर, कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट को हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए, कहाँ पर कौन सा वर्क सेंटर एस्टेब्लिश करना चाहिए. एंड इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पर लगाएं ताकि हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए. एंड मशीनरी, एंड मशीनरी विथ फोकस ऑन द फ्लो ऑफ मटेरियल और वर्क थ्रू द प्रोडक्शन सिस्टम. तो देखो पॉइंट टू क्या लिखा है मैंने, इट रेफर्स टू द कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन मैंने तो बोला प्लांट का, तो सिर्फ प्लांट तो नहीं होता है. कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या चीजों का होगा, प्लांट का होगा, प्लांट मतलब मशीन इक्विपमेंट ये सब हो जाएगा. ठीक है. अगर हम लोग देखें तो डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट का भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा. क्या हम लोग के एकदम स्टार्टिंग में कौन सा डिपार्टमेंट रहना चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल सप्लाई डिपार्टमेंट हो सकता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो सकता है, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट. कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर हम लोग लेआउट करें, ठीक है, कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट को कॉन्फ़िगर्ड करें, कौन सा वर्क सेंटर कहाँ पर होना चाहिए, इक्विपमेंट मशीनरी कैसे हम लोग उसको लेआउट करें. तो वही बोल रहा है, विथ फोकस ऑन द फ्लो. किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये लेआउट कहाँ होना चाहिए, फ्लो ऑफ मटेरियल के ऊपर. जैसे मैंने बोला ए से एफ में ज्यादा मटेरियल ट्रांसफर होता है, लेकिन हम लोगों ने लेआउट क्या कर दिया, एफ से ए का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया, तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा. और वर्क थ्रू द प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, या फिर क्या प्रोडक्शन सिस्टम फॉलो करे उसके हिसाब से कौन सा जो मशीन है या डिपार्टमेंट है या वर्क सेंटर है कहाँ लेआउट कहाँ कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट मीन्स, it means planning for location of all machines, equipment, equipment utilities, workstations, customers, service areas, service areas, material, storage areas, tools, tool servicing area, tool cribs, aisles, restrooms, lunch room,
कॉफी टी डेज, कॉफी और टी डेज, ऑफिस एंड कंप्यूटर रूम्स, एंड ऑल्सो प्लानिंग फॉर द patterns of flow of material and people around into and within the buildings। तो देखो ये पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इट मीन्स प्लानिंग फॉर लोकेशन, लोकेशन का प्लानिंग का बात हो रहा है, ऑफ ऑल मशीन, सारे मशीन्स को कहाँ पर लोकेट करें, इक्विपमेंट को कहाँ पर लोकेट करें, यूटिलिटीज का लोकेशन क्या होना चाहिए, वर्क स्टेशन का लोकेशन क्या होना चाहिए, कस्टमर सर्विस एरिया क्या होगा, मेटेरियल स्टोरेज एरियाज, टूल सर्विसिंग, अगर टूल्स वगैरह को सर्विस करवाना है, ठीक है, यूज करते करते उसे भी तो सर्विसिंग का जरूरत होगा, तो वो टूल स्क्रिप्ट्स, एजाइल्स, एजाइल्स मतलब होता है दोनों जगह के बीच में चलने का जो स्पेस रहता है उसे एजाइल्स बोलते हैं। जैसे मान लो सिनेमा हॉल में नहीं रहता है कि बीच में एक चलने का स्पेस है, दैट इज एजाइल्स। रेस्ट रूम कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है। लंच रूम क्या होना चाहिए, कॉफी टी डेज के लिए, मतलब कॉफी टी ये सब के लिए। ऑफिस एंड कंप्यूटर रूम्स, ऑफिस का एक अलग, मतलब ऑफिस का काम और फैक्ट्री का काम तो बगल बगल नहीं हो सकता है क्योंकि फैक्ट्री में आवाज वगैरह होगा, तो वो सब चीज हमें मेंटेन करना पड़ेगा। कंप्यूटर रूम्स एंड ऑल्सो प्लानिंग फॉर द पैटर्न्स ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल एंड पीपल अराउंड इनटू एंड विद द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अंदर ये सारा चीज का जो हमें रिक्वायरमेंट होगा वो कैसे भी हम लोग लेआउट नहीं कर सकते, हमें बहुत सारा चीजों को लेआउट करना है और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के लेआउट करना है। हमें लेआउट में मशीन का लेआउट सोचना है कैसे करना चाहिए, इक्विपमेंट का लेआउट का सोचना चाहिए, यूटिलिटीज वगैरह का लेआउट सोचना चाहिए, वर्क स्टेशन, कस्टमर सर्विस एरिया कहाँ पर होगा, मेटेरियल का लिए क्या लेआउट होना चाहिए, कौन सा फैक्ट्री मतलब कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर होना चाहिए, फैक्ट्री के पास ऑब्वियसली मटेरियल सप्लाई वाला जो डिपार्टमेंट है वो होना चाहिए, तब जल्दी जल्दी मटेरियल सप्लाई हो जाएगा। स्टोरेज कहाँ पर होना चाहिए, स्टोरेज एरिया बहुत दूर होगा तो भी मुश्किल है, ठीक है। टूल सर्विसिंग एरिया कहाँ होना चाहिए, अगर फैक्ट्री में कोई भी टूल्स वगैरह खराब होता है या फिर मतलब उसका सर्विसिंग कितना जल्दी हो, कहाँ पर होगा कि फटाफट जितना जल्दी हो सके, मतलब जितना फटाफट काम हो सके, ऐसा सीक्वेंस में हमें सारा चीज बनाना चाहिए कि जैसे अगर कुछ टूल्स वगैरह खराब हुआ सर्विसिंग, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा दूर हमें ले जाना पड़े, टाइम लग जा रहा है, आसपास ही वो सारा जो है एरिया होना चाहिए। मेटेरियल का स्टोरेज एरिया आसपास होना चाहिए, तो मेटेरियल और फैक्ट्री में ज्यादा मेटेरियल स्टोरेज जहां हो रहा है, फैक्ट्री का जो लोकेशन है वो ज्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेटेरियल सप्लाई होने में देरी होगा। फिर रेस्ट रूम होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं वर्कर उनके लिए लंच रूम होना चाहिए, ठीक है। कॉफी टी के लिए उनका फैसिलिटीज होना चाहिए, ऑफिस अलग से, ऑफिस का लोकेशन थोड़ा दूर में होना चाहिए फैक्ट्री से, कंप्यूटर रूम्स वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब प्लान करना पड़ेगा, इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्लांट लेआउट, ठीक है। ये सब प्लान करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ मटेरियल, या फिर मतलब मटेरियल का फ्लो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इसके अलावा जो भी लोग काम करें उनको सही फैसिलिटी मिले, सही तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो पाए, वो हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे प्लांट लेआउट, किस तरह से हम लोग लेआउट करें कि हमें ये सारा बेनिफिट जो है फैक्ट्री को भी मिले, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको भी मिले, जो लोग काम कर रहे हैं अराउंड द एरिया उनको भी सही फैसिलिटीज मिले, मतलब बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने काम स्मूथली कर पाए, इस तरह से अपना लेआउट हमें रखना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, लेआउट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट फिजिकल अरेंजमेंट
of economic activity center with a facility। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, देखो, लेआउट प्लानिंग इन्वॉल्व, लेआउट का जो प्लानिंग होगा उसमें और एक फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा। लेआउट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक एंड एक्टिविटी सेंटर्स विद ए फैसिलिटी, ठीक है। तो लेआउट प्लानिंग जो होगा वहां पर जो डिसीजन हम लोग लेंगे कि किस तरह से लेआउट करना चाहिए, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ क्या, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब ये देखो, ये सब फिजिकल अरेंजमेंट करना है हमें इक्विपमेंट का, मशीन्स का, ताकि हम लोग इकोनॉमिकली अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए, ठीक है, यही चीज बोल रहा है। नेक्स्ट, इसमें और एक पॉइंट लगेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हमारा कॉस्ट बेनिफिट हो, इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉस्ट बेनिफिट हो, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर्स कैन बी एनीथिंग that consumes space। देखो, जो भी स्पेस कंज्यूम्स करेगा, ठीक है, वही इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या क्या क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होगा जब हम लोग प्लांट लेआउट का प्लानिंग करेंगे, तो क्वेश्चंस टू बी एड्रेस्ड इन लेआउट प्लानिंग आर। तो क्या क्या क्वेश्चन अराइज होगा, पहला, हाउ मच स्पेस एंड कैपेसिटी does each center need, हर एक सेंटर के लिए कितना स्पेस या कैपेसिटी का जरूरत होगा, ठीक है। कोई भी वर्क सेंटर हुआ तो उसके लिए कितना स्पेस का जरूरत होगा, क्योंकि लेआउट का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिकली, जैसे बोला ना, विद इन द बिल्डिंग, मतलब जहां पर काम हो रहा है वो पूरे एरिया के अंदर हमें ये पूरा चीज जो है ऑर्गेनाइज करना है, सेटअप करना है। जैसे मान लो एक घर में जो फ्लैट, मतलब एक बिल्डिंग में जब फ्लैट बनता है तो वहां पर भी तो एक लेआउट बनता है कि कितने सारे रूम होगा, कितना हॉल का स्पेस कितना होगा, बाथरूम कितना सारा, एक बाथरूम होगा, दो होगा, उसमें कितना स्क्वायर फीट जगह रखा जाएगा, किचन के लिए क्या होगा, ये तो लेआउट हो गया, बैल्कोनी कितना स्क्वायर फीट का होगा। तो ये पूरा जो है इसे हम लोग बोलते हैं लेआउट, लेआउट प्लान करना कि कैसे करके ये लोकेशन, इतना बड़ा जो स्पेस मिल रहा है इसमें 1 BHK होगा, 2 BHK होगा, 3 BHK होगा, कितने अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज करके कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक फैक्ट्री में भी कहाँ पर क्या चीज हमें अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पर क्या लोकेशन, मतलब कौन सी चीज के लिए कौन सा लोकेशन बेस्ट होगा, वो हमें ढूंढना पड़ेगा, और वो कितना स्पेस लेने वाला है, हाउ मच स्पेस ऑफ स्पेस एंड कैपेसिटी डज ईच सेंटर नीड, एक एक सेंटर के लिए कितना स्पेस या कैपेसिटी का जरूरत है, ये पहले दिमाग में आ जाता है। नेक्स्ट, व्हाट शुड ईच सेंटर स्पेस बी कॉन्फ़िगर्ड, हाउ शुड ईच सेंटर स्पेस बी कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। कैसे हम लोग वहां पर फिर अपना कॉन्फ़िगरेशन लगाएं, ठीक है, स्पेस तो पता चल गया इतना, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट सेंटर शुड बी, व्हाट सेंटर शुड द
लेआउट इंक्लूड, ठीक है, कौन सा सेंटर जो है उस लेआउट में हमें देना चाहिए, ठीक है, कौन सा सेंटर हमें लगाना चाहिए। वेयर शुड ईच सेंटर बी लोकेटेड, कहां पर सेंटर का लोकेशन होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो पॉइंट है ना, ये इसके लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यहां पर हम लिख देते हैं लोकेशन, इसी पॉइंट के अंदर लोकेशन ऑफ सेंटर हैज टू डायमेंशंस। पहला एब्सोल्यूट लोकेशन, दूसरा रिलेटिव लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई बोल रहा है कि मुझे पर्टिकुलर इस साइड में ही जो है किचन चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट लोकेशन। अब किचन अगर इधर है तो यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, दैट इज रिलेटिव लोकेशन। वही बोल रहा है कि एब्सोल्यूट लोकेशन एक होता है कि मुझे यहीं पर ही मेरा जो है प्लांट ए लगाना है, ठीक है, और प्लांट सी जो है वो प्लांट ए के ऊपर डिपेंड है, तो प्लांट ए जहां पर लगा है प्लांट सी उसी के आसपास लगेगा, दैट इज रिलेटिव लोकेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन। तो ये देखो, ये वाला पॉइंट क्या क्या था, ये वाला पॉइंट हम लोग का था कि क्या क्या पॉइंट जो है, क्या क्या क्वेश्चन अराइज होता है जब हम लोग एड्रेस करते हैं लेआउट प्लानिंग, ठीक है। तो हाउ मच स्पेस एंड कैपेसिटी डज ईच सेंटर नीड, हर एक सेंटर का कितना स्पेस चाहिए होगा, कितना कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। हाउ शुड ईच सेंटर स्पेस बी कॉन्फ़िगर्ड, अब एक एक स्पेस को किस तरह से कॉन्फ़िगर्ड करें। व्हाट सेंटर शुड बी लेआउट इंक्लूड, ठीक है, तो कौन सा सेंटर वहां पर हम लोग लेआउट करें। वेयर शुड ईच सेंटर बी लोकेटेड, कहां पर कौन सा सेंटर लोकेटेड होना चाहिए, उसके लिए ये दो चीज देखेंगे। एक तो एब्सोल्यूट लोकेशन कि मुझे ये सेंटर पर्टिकुलर सेंटर इसी लोकेशन पे चाहिए। अब इसके ऊपर डिपेंड करके बाकी जो लोकेशन जो सेंटर है उसका जब हम लोग लेआउट करेंगे उसको बोलेंगे रिलेटिव लोकेशन। जैसे ये पूरा हो गया एक एरिया जहां पर फैक्ट्री ए, जहां पर मान लो ए प्लांट हमें यहीं पर लगाना है, दैट इज द एब्सोल्यूट लोकेशन, यहीं पर लगाना है कहीं और नहीं। अब सी प्लांट का हम लोग सोच रहे थे कहाँ लगाए, बट सी इज डिपेंड ऑन ए, मतलब ए से जो है सी का ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है, तो अब सी को या तो यहाँ लगा सकते हैं आसपास, तो या फिर यहाँ लगा सकते हैं, दैट इज रिलेटिव लोकेशन। अगर ए के आसपास ही लगाना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं कर पाएंगे सी को, दैट इज रिलेटिव लोकेशन, इसे रिलेटिव लोकेशन बोला जाता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट, ठीक है। ये हम लोगों ने कौन सा पॉइंट किया, ये हम लोगों ने किया फैसिलिटी लेआउट किसे बोला जाता है, ठीक है। फैसिलिटी लेआउट मतलब होता है कि किस तरह से हम लोग प्लांट को लेआउट कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर्ड कर रहे हैं, सिर्फ प्लांट ही नहीं, कस्टम वर्क स्टेशन, यूटिलिटीज, इक्विपमेंट, ठीक है, टूल क्रिप्स, एजाइल्स, रेस्ट रूम, लंच रूम, ठीक है, ये सब जो भी है ये सब कैसे लेआउट कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ लेआउट डिसीजन, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है लेआउट का डिसीजन लेना कि कहां पर कौन सा चीज कॉन्फ़िगर्ड करें, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। द नीड फॉर लेआउट प्लानिंग arises both in the priority of designing new plant and redesigning existing plant।
क्या बोल रहा है, द नीड फॉर लेआउट मतलब कॉन्फ़िगरेशन करना, लेआउट प्लानिंग या फिर कॉन्फ़िगरेशन प्लानिंग, ये कब हम लोग सोचते हैं कि हमें लेआउट का प्लानिंग करना चाहिए, ये दो सिचुएशन में आता है, ठीक है। या तो हम लोग नया प्लांट लगवा रहे हैं, पहले कभी भी वहां पर प्लांट नहीं लगाए थे, नया प्लांट लगवा रहे हैं लोकेशन पे, या फिर ऑलरेडी जो प्लांट लगा हुआ है उसमें रीडिजाइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तभी हमें ये प्लान करना पड़ता है, ठीक है। लेआउट का प्लानिंग दो ही सिचुएशन में होता है, या तो न्यूली बिल्ड फैक्ट्री के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग फैक्ट्री जो अपना प्लांट का रीडिजाइनिंग करना चाहती है, वो लोग ये प्लांट लेआउट प्लानिंग करते हैं, ठीक है, लेआउट प्लानिंग करते हैं। अब वो प्लांट का हो सकता है, किसी और चीजों का भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर डिजाइन ऑफ न्यू लेआउट। न्यू लेआउट डिजाइन करने का रीजन क्या क्या होता है? फर्स्ट, लेआउट इज वन ऑफ द की डिसीजन दैट determine the long run efficiency। ठीक है, अगर हम लोग अपना जो लेआउट है उसे अगर हम लोग सही तरह से बना लेते हैं अपने फैक्ट्री का, तो लॉन्ग रन में हमें एफिशिएंटली काम करने का मौका मिलेगा। या फिर हमें ऐसा लगेगा ये यहाँ पर नहीं होके ये मशीन पर्टिकुलर, या फिर ये लंच रूम यहाँ ना होके कहीं और होता तो ज्यादा बेटर होता, यहाँ पर कुछ फैक्ट्री लगाते, सॉरी कुछ मशीन्स वगैरह टूल्स वगैरह लगाते तो वो ज्यादा बेनिफिट होता। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा चीज लेआउट करे ताकि हमें लॉन्ग रन में उसका एफिशिएंसी मिले, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है ये सारी चीजों में। तो एक बार लगाया फिर से उसे रीडिजाइन किया, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं कि हम लोग बार बार इसको रीडिजाइन करें, ठीक है। लेआउट हैज लेआउट हैज मेनी strategic implications because it establishes an organization's competitive priorities in regard to capacity, processes, flexibility, and cost, as well as quality of work, life, customer contact, and image in case of service organization। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है लेआउट हैज मेनी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस बिकॉज, जब लेआउट हम लोग प्लान करते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेटेजी हमें सोचना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो लेआउट हैज मेनी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस बिकॉज इट एस्टेब्लिशेस एन ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज इन रिगार्ड टू कैपेसिटी।
प्रोसेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट एज वेल एज ए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। तो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग अपना प्लांट लेआउट या फिर जो लेआउट है फैक्ट्री के अंदर वो अगर हम लोग सही नहीं करेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना जो स्ट्रैटेजी है लेआउट का वो अगर फुल्ली इम्प्लीकेट नहीं कर पाता, इम्प्लीकेशंस नहीं कर पाता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ये इम्प्लीकेशंस जो होगा प्लांट का, ठीक है, ये जो लेआउट का इम्प्लीकेशंस होगा, जो स्ट्रैटेजी होगा, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है हम लोग का competitive priorities in regard to capacity, ठीक है, प्रोसेसेस, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड कॉस्ट एज वेल एज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। वर्कर लोग का क्वालिटी वहां पर कैसे होगा, किस तरह से प्रोसेसिंग हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या, हम लोग जब चाहे वहां पर दूसरा प्लांट वगैरह लगा सकते हैं, या फिर अगर हम लोग का ज्यादा ऑर्डर आ गया है तो क्या हम लोग उसी जगह पे पूरे चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लो हम लोगों ने इतना छोटा घर बना लिया कि अगर एक भी रिलेटिव आ जाए तो हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब मतलब हमें सोचना चाहिए कि कैसे करके करना पड़ेगा। ठीक है, वही होता है फैक्ट्री के केस में कि अगर थोड़ा भी ज्यादा हम लोगों का प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर से सोचना पड़े कि किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करें। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट एज वेल एज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, वर्कर लोगों का भी एक वर्क लाइफ क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट नहीं होना चाहिए, उन्हें सफोकेशन वगैरह फैक्ट्री के अंदर नहीं होना चाहिए, इतना छोटा जगह नहीं होना चाहिए। तो ये सभी हमें ध्यान रखना चाहिए। कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा कैसा हो रहा है, ठीक है, इमेज क्या है, कस्टमर के दिमाग में हमारा इमेज क्या है। ठीक है, स्पेशली जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके केस में, इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर के केस में जो है कस्टमर का मतलब कस्टमर के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बहुत ज्यादा मायने रखता है रेदर देन गुड्स जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। क्योंकि हम लोग दो ही चीज बेच सकते हैं, या तो गुड्स बेच लो या तो सर्विस। तो सर्विस के केस में जो है कस्टमर के दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बहुत ज्यादा रह जाता है कंपेयर टू गुड्स वाला केस। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट, एन इफेक्टिव लेआउट कैन हेल्प एन organization to achieve a strategic advantage that support differentiation, low cost, fast response और flexibility। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, एन इफेक्टिव लेआउट। अगर हम लोग जो लेआउट प्लान कर रहे हैं वो अगर इफेक्टिव है तो वो हमें क्या क्या चीजों में हेल्प कर सकता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दैट सपोर्ट्स डिफरेंशिएशन, लो कॉस्ट को सपोर्ट करेगा, मतलब हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे गुड्स का वो लो कॉस्ट में हो जाएगा। फास्ट रेस्पॉन्स हमें मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वही फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वही होता है कि हम लोग अगर प्रोडक्शन, अगर हमारा ज्यादा ऑर्डर आ रहा है तो उसे भी हम लोग मैनेज कर पाए उसी जगह में, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए। तो हमें लेआउट जो है इफेक्टिव भी करना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव लेआउट करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर पॉइंट, ए वेल डिजाइन layout provides an economic layout that will meet the firm's competitive requirements। अच्छा,
तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि ए वेल डिजाइंड लेआउट प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक लेआउट। अगर हम लोग वेल डिजाइन लेआउट करेंगे तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली इकोनॉमिक होगा। अगर हम लोग सही जगह पे सही चीज को कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिक लेआउट होगा। दैट विल मीट द फर्म्स कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट, क्योंकि मार्केट में और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जैसा प्रोडक्शन या सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके साथ कम्पीट कर पाएंगे। अगर हमारा कॉस्ट ही ज्यादा पड़ जाएगा तो फिर हम लोग बाकी लोगों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हमारा सर्विस या प्रोडक्ट जो भी हम लोग बेच रहे हैं वो सेम इंडस्ट्री बाकी लोगों के लिए, जो हम लोग का इंडस्ट्री है ऐसा इंडस्ट्री बाकी लोगों का भी हो सकता है आउट ऑफ द हमारा इंडस्ट्री जो है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, कंपटीशन में हम लोग टिक नहीं पाएंगे। अगर बाकी लोग कॉस्ट इफेक्टिवली बेच पाएंगे अपना प्रोडक्ट, अगर हम लोग अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है जो लेआउट है वो अगर इकोनॉमिक नहीं बना पाएंगे तो हमारा कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो हम लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट खत्म हो जाता है इसके साथ। मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर डिजाइन ऑफ न्यू लेआउट। जब हम लोग न्यू लेआउट बना रहे हैं तो हमें क्या क्या फैक्टर्स जो है ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो लेआउट इज वन ऑफ द की डिसीजन फॉर डिटरमाइनिंग द लॉन्ग रन एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी हमें लॉन्ग रन में मिले ऐसा लेआउट डिसीजन हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस करना चाहिए वो हम लोगों ने पढ़ा, 4 पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नीड टू रीडिजाइन और प्लांट एरियाज, need to redesign of layout of layout arises because of following reasons। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग को अगर प्लांट जो ऑलरेडी लेआउट कर दिया है, हम लोगों ने प्लांट लेआउट कर लिया है, फिर से रीडिजाइन क्यों करना पड़ता है। ऐसा कब सिचुएशन आता है कि हमें डिजाइन किया हुआ प्लांट को फिर से, मतलब डिजाइन किया हुआ लेआउट को फिर से रीडिजाइन करने का जरूरत हो, चाहे वो इन नेचर ऑफ प्लांट हो। क्योंकि चैप्टर जो टॉपिक है उसका नाम है प्लांट लेआउट, लेकिन प्लांट लेआउट मतलब तो सिर्फ प्लांट का लेआउट नहीं है, बहुत सारी चीजों का लेआउट का बात हो रहा है। तो नीड टू रीडिजाइन ऑफ लेआउट अराइजेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन सा ऐसा रीजंस है जिससे हमें लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग हमारा लेआउट है वो सही नहीं है, इसे हमें रीडिजाइन करना चाहिए। जैसे मान लो जो भी काम कर रहे हैं वहां पर मान लो कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो हमें ध्यान से देखना चाहिए कि क्यों वो एक्सीडेंट हुआ, क्या वहां पर हमारा लेआउट जो है वो रीजन है। अगर वो रीजन है तो हमारा एग्जिस्टिंग लेआउट जो है वो फेलियर है, तो हमें सही लेआउट जो है वहां पर अप्लाई करना चाहिए, यानी रीडिजाइन करना चाहिए। हेल्थ हैजर्ड्स अगर हो रहा है, ठीक है, सेफ्टी नहीं है वर्कर लोगों का, लो सेफ्टी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना जो है मैंडेटरी हो जाता है। तो क्या क्या पॉइंट हो जाएगा, एक्सीडेंट, हेल्थ हैजर्ड्स एंड लो सेफ्टी। ऐसे में फिर से रीडिजाइन करने का जरूरत होता है, ठीक है। चेंजेस इन प्रोसेस मेथड्स ऑफ इक्विपमेंट। अगर हम लोग अपना जो पुराना प्रोसेस है उसे चेंज करना चाहते हैं, जो प्रोसेसिंग मेथड पूरा चल रहा था उसे पूरा चेंज करना चाहते हैं, तो चेंजेस इन प्रोसेसिंग मेथड्स ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट भी चेंज करना चाहते हैं तो फिर से लेआउट को भी चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है चेंजेस इन इन्वायरमेंटल और लीगल रिक्वायरमेंट। जैसे बसों के लिए होता है ना कि कितना पुराना जो बस हो जाता है वो हम लोग नहीं चला सकते रोड पे, पुराना ट्रक हो गया वो शहर के अंदर नहीं आ सकता है, उसका रेस्ट्रिक्शन वगैरह गवर्नमेंट ने लगा रखा है कि इतना पुराना अगर आपका व्हीकल है तो वो फिर आप यूज नहीं कर सकते रोड पे, ठीक है। तो ये क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट है। क्यों बनाया गया ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट, ताकि इन्वायरमेंट जो है वो सही रहे। तो किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री में जो भी पुराना मशीन वगैरह जिससे ज्यादा धुआं हो रहा है, तो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, तो इसके वजह से हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लांट लेआउट है या फिर लेआउट जो भी बोलो उसे हमें चेंज करना पड़ सकता है। फिर अगर हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके डिजाइन में चेंज करना चाहते हैं तो जो मशीन पहले हमें डिजाइन प्रोवाइड कर रही थी दूसरा मशीन लगाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर दूसरे वर्कर दूसरे टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। तो चेंजेस इन प्रोडक्ट डिजाइन, या फिर अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस डिजाइन।
अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अगर ज्यादा हमारा ऑर्डर आ रहा है या कम ऑर्डर आ रहा है, बाई चांस जितना सोचा था उससे कम आ रहा है। और प्रोडक्ट मिक्स चेंज, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग देख ही रहे, प्रोडक्ट मिक्स कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर हम लोग प्रोडक्ट मिक्स जो है चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट मिक्स अगर चेंज हो रहा है या फिर हम लोग जितना आउटपुट सोच रहे थे उससे कम या ज्यादा हो रहा है, तो हमें एग्जिस्टिंग जो लेआउट है उसे चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे इनएफिशिएंट ऑपरेशंस। जैसे कि हाई कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा पड़ जा रहा है, तो इस तरह का जो ऑपरेशंस के वजह से कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है, हम लोग बोलेंगे एफिशिएंटली नहीं हो रहा है। एफिशिएंटली मतलब क्या, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा है जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। इनएफिशिएंट ऑपरेशंस दैट इज हाई कॉस्ट, या फिर बॉटल नेक, जो हम लोगों ने पढ़ा लास्ट चैप्टर में। तो बॉटल नेक ऑपरेशंस है, तो ये सब हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह का बॉटलनेक ऑपरेशंस हो रहा है या फिर इनएफेक्टिव, हमारा इनएफिशिएंट ऑपरेशंस हो रहा है, तो हमें लेआउट चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट नहीं, लास्ट और एक दो पॉइंट है। ठीक है। लो एम्प्लॉय मोरल। अगर जो लेआउट है, जो फैसिलिटीज वगैरह है, वो इम्प्लॉय के मोरल को डाउन कर रहा है, अगर इम्प्लॉय का मोरल डाउन हो जाएगा तो हम लोग काम कैसे करवाएंगे, क्योंकि हमें अपने वर्कर को हमेशा उनका ध्यान, उनका जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। अगर वर्कर हमें छोड़ के बार बार जाएगा तो वर्कर, ये हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग में भी पढ़ा है, वर्कर टर्नओवर होने से क्या होगा, हमारा कॉस्ट वगैरह भी बढ़ेगा। बार बार उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, और ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है कि उनका एक रेडी किया हुआ वर्कर जो है किसी दूसरे इंडस्ट्री में किसी दूसरे जगह पे चले जाए। ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इम्प्लॉय का मोरल अगर डाउन हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द लेआउट का कोई भी पॉइंट हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना लेआउट जो है एग्जिस्टिंग उसे फिर से रिडिजाइन करने का सोचना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस एड ऑन किया है, तो फिर क्या होगा, हमें अपना प्लांट लेआउट जो है, या फिर लेआउट बोलो, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से लेआउट जो है उसे चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, गुड प्लांट लेआउट ऑब्जेक्टिव। तो गुड प्लांट लेआउट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होना चाहिए, तो पहला पॉइंट वन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। अगर हम लोग लेबर का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए लॉस है। तो वही बोल रहा है, गुड प्लांट लेआउट का मतलब क्या है, हम लोग जो वर्कर को लगाए हैं, जो लेबर को काम पे लगाए हैं, उनका हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एफिशिएंटली उनका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। ठीक है। हायर फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये एक अच्छा प्लांट लेआउट का मतलब प्लांट लेआउट है। अगर हायर फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब जब जैसा जरूरत होगा, अगर हम लोग अपने प्लांट का जो कैपेसिटी है उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो मतलब ऑर्डर ज्यादा हो या कम हो। ठीक है। तो हायर फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी एक गुड प्लांट लेआउट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा हायर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। स्पेस को हम लोग अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए, ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फोर्थ, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल। ठीक है। जैसे मोरल डाउन होने का मतलब है हमें रीडिजाइन करना चाहिए, तो गुड प्लांट लेआउट जब सोचेंगे तभी हमें देखना चाहिए कि इम्प्लॉय का मोरल जिसमें इम्प्रूव्ड रहे, सही रहे, ऐसा हमें लेआउट करना चाहिए। इम्प्रूव फ्लो ऑफ मेटेरियल। अच्छा, इम्प्रूव फ्लो ऑफ मेटेरियल। नेक्स्ट हो जाएगा इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी।
प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस्ड बॉटलनेक सेंटर, बॉटलनेक सेंटर को हमें कम करना चाहिए, जस्ट इसका ऑपोजिट हो रहा है। देखो अगर बॉटलनेक सेंटर है तो हमें रीडिजाइन करने का सोचना चाहिए, तो जब हम लोग स्टार्टिंग में डिजाइन करेंगे तो हमें ये सब चीज, ये जो लूप हॉल्स है ये नहीं रहना चाहिए, जैसे कि बॉटलनेक सेंटर जितना कम हो उतना अच्छा, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो रिड्यूस्ड बॉटलनेक सेंटर्स। 8th नंबर, reduced health hazards, facilities better condition, better coordination लिखो, better coordination, बेटर कोऑर्डिनेशन लिखो। तो फैसिलिटीज ऑफ बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन जो है अगर वो खराब रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अच्छा नहीं चल सकता, ठीक है। मतलब लोअर लेवल ऑफ वर्कर के साथ हायर लेवल ऑफ वर्कर का किसी भी तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और अच्छे तरीके का बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ रनिंग के लिए। तो फैसिलिटीज बेटर कोऑर्डिनेशन। 10th पॉइंट, इम्प्रूव्ड, improves productivity, improves productivity, ease of supervision, जो सुपरवाइजर हो उसके लिए भी सुपरवाइज करना आसान हो। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा प्रोवाइड प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड वॉल्यूम, प्रोवाइड प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड वॉल्यूम। अगर हमें कुछ चेंज करना हो प्रोडक्ट में तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए कि हमें ये थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें। या फिर वॉल्यूम, यानी पहले मान लो 100 यूनिट आ रहा था, अब 200 यूनिट का ऑर्डर है, तो उसमें भी हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है रहना चाहिए ताकि हम लोग करेंट सिचुएशन के साथ एडप्ट हो सके। यूटिलाइज अवेलेबल स्पेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यूटिलाइज अवेलेबल स्पेस effectively and efficiently। जो अवेलेबल स्पेस है उसे हम लोग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर पाए। ये लैंग्वेज जो है मैंने पहले भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये हम लोग बार बार पढ़ते हैं। ये एकदम स्टार्टिंग में ही देखो, जब हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्लास स्टार्ट किए थे तभी हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब टाइम के अंदर, और एफिशिएंटली का मतलब होता है टाइम विथ कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कितना पॉइंट हो गया? 13। मैंने सारा लिखवा दिया, एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं। अच्छा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा ये पॉइंट और जोड़ लो ना, एंड लेबर रिड्यूस्ड, ये लाइन भी थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, रिड्यूस्ड आइडल टाइम ऑफ लेबर और एंड इक्विपमेंट। देखो एफिशिएंट तभी होगा लेबर जितना आइडल टाइम कम बिताएगा, या फिर इक्विपमेंट जो है उसको जितना अच्छे तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, इसे हम लोग बोलेंगे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। अच्छा, हायर हायर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। हायर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब तो मैंने बताया कि जो लेआउट है, जैसा हमारा कंडीशन है उसके अलावा अगर कुछ हो तो हम लोग जल्दी से एडप्ट कर पाए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में एडप्ट करने को बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। मेटेरियल वाला पॉइंट एक बार देख लेते हैं, मेटेरियल इंफॉर्मेशन एंड पीपल, ये मेटेरियल के साथ और एक पॉइंट ऐड कर दो, मेटेरियल इंफॉर्मेशन, इम्प्रूव फ्लो ऑफ मेटेरियल, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड
एम्प्लॉइज। बस जितना याद रहेगा, ठीक है। ये सब आता है थ्योरी में कि गुड प्लांट लेआउट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, ठीक है। तो जितना याद रहेगा, हम लोगों ने तो 13 पॉइंट लिखा है, जितना याद रहेगा उतना ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेआउट का थोड़ा सा ही बस थ्योरी बाकी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके साथ हम लोग, अगर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।